ये कहानी एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बीच अनजाने डर और रहस्य छिपे हैं। एक नॉर्मल रिटेल जॉब जो देखने में नॉर्मल लगती है, धीरे धीरे अब नॉर्मल और डर भरी एक्सपीरियंस की एक सीरीज़ में बदल जाती है। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रेंज लॉर पर, जहां हम लोगों के साथ घटी सच्ची घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो आइए इस डरावनी घटना के बारे में जानते हैं। When I was a J.C. Penney's person from Anonymous। कुछ लोग कहते हैं कि रिटेल आपकी आत्मा को मार डालता है। वे अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी दूसरी चीज़ें होती हैं जो पहले आपको तोड़ देती हैं। वो चीज़ें जो किसी एम्प्लॉइज़ हैंडबुक में नहीं लिखी होती। मेरी कज़न डोलिया ने मुझे J.C. पेनी में नौकरी दिलाई। उस वक्त मेरी रूम ने बिना किसी नोटिस के मुझे छोड़ दिया था, और J.C. पेनी में उस समय जहाँ मैं काम कर रही थी वहाँ से बेहतर पे मिल रही थी। डेलिया कुछ सालों से शूज़ डिपार्टमेंट में काम कर रही थी और उसने मुझे बताया कि J.C. पेनी को बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, खासकर क्लोजिंग शिफ्ट के लिए। ये मॉल धीरे धीरे मर रहा था। आधी दुकानें पहले ही बंद हो चुकी थी, लेकिन J.C. पेनी किसी तरह से टिका हुआ था। मज़ेदार बात यह है कि वो J.C. पेनी आज भी वर्किंग है और चल रहा है। खैर, वे रात की शिफ्ट में काम करने वाले किसी भी आदमी को लेने के लिए तैयार थे जिसका दिल धड़क रहा हो। वो शॉपिंग सेंटर उस जगह पर बना था जो पहले खेत हुआ करते थे, शहर के किनारे पर। अगर मुझे सही याद है तो इसे 90 के दशक में बनाया गया था, जब सबको लगता था कि मॉल्स हमेशा रहेंगे। मुझे ऐसा बताया गया था। खैर, अब ये एक अजीब सा लिमिनल स्पेस बन गया है जहां टीनेजर्स फूड कोर्ट के पास घूमते हैं और बुजुर्ग लोग बस अंदर बाहर टहलते नजर आते हैं। हमारा J.C. पेनी पूरे वेस्ट एंड को कवर करता है। इसकी 2 मंजिलों में कपड़े ही कपड़े हैं। मेरी नौकरी का इंटरव्यू एक मजाक जैसा था। स्टोर मैनेजर, मैं उसे ग्लेन कहूँगी, ने तुरंत मुझे हायर कर लिया जब मैंने कहा कि मैं रात और वीकेंड में काम कर सकती हूँ। वो आदमी बहुत थका हुआ सा दिख रहा था, जैसे 2 साल में ही वो 10 साल बड़ा हो गया हो। बाद में मुझे पता चला क्यों। पिछले 3 महीनों में 12 लोग नौकरी छोड़ चुके थे। कोई भी मुझे नहीं बता रहा था कि क्यों। बस इतना बताया कि रात की शिफ्ट चैलेंजिंग होती है और यंग लोग इसे अक्सर नहीं कर पाते। मुझे पहले हफ्ते में ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाना चाहिए था। नॉर्मल रिटेल का अजीबपन नहीं जिसकी मुझे उम्मीद थी, लेकिन स्टोर के कुछ हिस्सों में एक अजीब सा एहसास होता था, खासकर रात 8 बजे के बाद, जब कस्टमर्स की आवाजाही कम हो जाती थी। मेंस डिपार्टमेंट के फिटिंग रूम्स सबसे ज़्यादा ख़राब थे। जुलाई में भी जब एसी में कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ हमेशा ठंड रहती थी और एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे स्टोर के ठीक नीचे सल्फर की खदान हो। मेरी ट्रेनर एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम बार्ब था, जो स्टोर खोलने के समय से वहाँ काम कर रही थी। उसने मुझे रजिस्टर सिस्टम, रिटर्न पॉलिसीज़ और मुश्किल कस्टमर्स से निपटने का तरीका सिखाया। लेकिन जब हम मेंस डिपार्टमेंट में पहुँचे, वो थोड़ा अजीब बिहेव करने लगी। वो तेज़ी से बोलने लगी और बार बार अपने कंधे के ऊपर देखती रही। जब हम फिटिंग रूम के पास से गुजरे, उसने मेरी कोहनी पकड़कर हम दोनों को तेज़ी से आगे निकाला। मुझे ये हिस्सा पसंद नहीं, उसने कहा। स्टोर के कुछ हिस्से मुझे डरावने लगते हैं। तुम भी जल्दी ही ऐसा महसूस करने लगोगी। पहली घटना करीब 3 हफ्ते बाद हुई। मैं बार्ब के साथ क्लोजिंग शिफ्ट में थी। हम मेंस डिपार्टमेंट में रिकवरी कर रहे थे, यानी दिन भर में कस्टमर द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए डिस्प्लेस को ठीक कर रहे थे। बार्ब मुझे अपने पोते पोतियों के बारे में बता रही थी। तभी हमें फिटिंग रूम से एक अजीब भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। ये कोई स्टॉकर की सांसें या सामान्य सांसें नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई निमोनिया की डीप स्टेट में हो। तभी बार्ब ने मेरा हाथ इतना ज़ोर से पकड़ा कि उसके निशान पड़ गए और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने फुसफुसाकर कहा कि हमें इस हिस्से को तुरंत छोड़ देना चाहिए। एक एम्प्लॉय के तौर पर, और क्योंकि मैं नई थी, मैंने सोचा कि शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, लेकिन बार्ब मुझे खींचकर वहाँ से ले गई। रात 9 बजे के बाद कभी भी वहाँ अकेले मत जाना,
उसने मुझे शू डिपार्टमेंट में वापस आने पर कहा, और अगर तुम्हें ऐसी सांसों की आवाज़ सुनाई दे तो तेजी से दूर चली जाना, ठीक है? मैंने हामी भरी। मैं उससे पूछने की कोशिश की कि वो किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसने सिर्फ सिर हिलाया और उंगली हिलाकर चुप करा दिया। फिर स्वेटर्स मोड़ने में लग गई। लगभग 1 महीने बाद मुझे समझ आया कि उसका मतलब क्या था। मैं मेंस डिपार्टमेंट में अकेले क्लोजिंग कर रही थी। बार्ब ने बीमार होने की वजह से छुट्टी ली थी और बाकी लोग दूसरी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। मुझे लगता है पूरे स्टोर में सिर्फ 3-4 कस्टमर थे। मॉल भी लगभग खाली था, बाकी दुकानें पहले ही बंद हो चुकी थी। मैं ड्रेस शर्ट टांग रही थी, तभी मुझे फिर वो सांसों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार कुछ और भी था, जैसे कोई बात कर रहा हो या शायद चैटिंग। अपनी हर इंस्टिंक्ट के खिलाफ मैं फिटिंग रूम की तरफ बढ़ी। तापमान इतनी तेजी से गिरा कि मैं कसम खाती हूँ मुझे अपनी सांसें दिखाई देने लगी। और मुझे नहीं पता कि ये संयोग था या नहीं, लेकिन मेरे ऊपर की लाइट भी टिमटिमाने लगी। मुझे याद है जब ये हो रहा था, मैंने हॉलवे के एंड में लगे एक मिरर पर नज़र डाली और जो मैंने देखा उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो इंसान नहीं था, इसे बयां करना मुश्किल है, लेकिन उसकी शेप बहुत लंबी थी। उसकी टांगे और हाथ उल्टे थे। उसकी स्किन ऐसा लग रही थी जैसे वो पिघल रही हो या हिल रही हो। मैंने उस मिरर में एक पल के लिए यही देखा। वो फिगर मेरे पीछे थी, रिफ्लेक्शन में। मैं तेजी से मुड़ी और चीख पड़ी, लेकिन जब मैंने देखा मैं अकेली थी। ओह, मैं इतना तेजी से दौड़ी, तुम यकीन करो मैंने पूरा डिपार्टमेंट बिखरा छोड़ दिया और जल्दी छुट्टी ले ली। मैं पार्किंग लॉट में अपनी कार में करीब 1 घंटे तक बैठी रही, खुद को शांत करने की कोशिश करती रही। अगले दिन जब मैं वापस आई, बार्ब ने मुझे देखा और कहा, मुझे यकीन है तुम्हें कल रात कुछ दिखा है ना? उसने कहा कि वो मेरे चेहरे से बता सकती थी। उसने बताया कि उसने जिन दूसरे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया वे भी ऐसे ही चले गए थे। ये बहुत रेयर था, जैसे ये सिर्फ नए एम्प्लॉयज़ के साथ होता हो और फिर दोबारा ना हो। बहुत अजीब। और मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन ये फिर कभी नहीं हुआ। शायद ये वाकई नए लोगों के साथ मजाक करने में मज़ा लेता था या उनको डराकर। अब अगले किस्से पर चलते हैं। कई महीनों बाद एक रात ठीक क्लोजिंग से पहले एक आदमी आया। वो पतला दुबला था, शायद 40 की उम्र का। उसने भारी जैकेट पहनी थी। हालांकि अगस्त था और बाहर अभी भी गर्मी थी, लेकिन मुझे उसके चेहरे के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैं चेहरे को याद रखने में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद है कि वो सीधा मेंस क्लियरेंस सेक्शन में गया और एक सफ़ेद ड्रेस शर्ट ले ली। उसने साइज़ भी नहीं देखा। उसने जल्दी से पेमेंट की, पूरी ट्रांजैक्शन में एक शब्द नहीं बोला और बस चला गया। और फिर इसके बाद चीज़ें अजीब हो गईं। सिक्योरिटी फुटेज में बाद में दिखा कि वो मॉल के एंट्रेंस से निकल गया। मैंने खुद वो फुटेज नहीं देखा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया। 20 मिनट बाद जब मैं फाइनल वॉक थ्रू कर रही थी, मुझे वही शर्ट मिली जिस पर हमारे टैग्स अभी भी थे। विंटर कोट्स की रैक के पीछे ठूसी हुई। मुझे वो स्मेल की वजह से नोटिस हुई, वहाँ से ब्लड की स्मेल आ रही थी। शर्ट खून से लथपथ थी। ऐसा नहीं था कि कोई चोट से खून टपका हो, बल्कि ऐसा जैसा किसी ने उसका इस्तेमाल कुछ साफ करने के लिए किया हो, और वो अभी भी गीली थी। मैं बेवकूफ़ थी क्योंकि मैंने उसे छूकर चेक किया। मेरे मैनेजर ने मॉल सिक्योरिटी को बुलाया, लेकिन कैमरास के हिसाब से वो आदमी कब का जा चुका था। वे उसे कभी नहीं ढूंढ पाए। और सबसे अजीब बात ये थी कि जब उन्होंने और फुटेज देखा तो पता चला कि उसने पिछले 1 साल में 3 बार ऐसा ही किया था। हमेशा कपड़े खरीदकर चुपके से स्टोर में वापस रख देता था, सिवाय इसके कि बाकी चीज़ों पर ब्लड नहीं था, बल्कि कुछ और था। मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं बताया गया, लेकिन मुझे पता है कि बाकी चीज़ों पर ब्लड नहीं था। इसके बाद पुलिस इस घटना में शामिल हुई, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने उसे कभी नहीं पकड़ा। ग्लेन ने इस बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन बात फैल गई। इसके बाद हम में से कोई भी मेंस डिपार्टमेंट में अकेले काम नहीं करता था। हम वॉक थ्रू जोड़ियों में करते और पहले हम छिपने की जगहें चेक करते, लेकिन हमें फिर कुछ अजीब नहीं मिला।
मुझे आश्चर्य है कि वो आदमी दोबारा कपड़े छोड़ने नहीं आया। शायद उसे पता था कि हमने उसे पकड़ लिया है। शायद वो मॉल में कहीं से देख रहा था। यह सबसे डरावनी बात है। यह अगली घटना भी बहुत अजीब थी। स्टोर में रैट्स थे। ये क्रिसमस के समय हुआ था। स्टोर वाकई में बिजी था, जो एक बदलाव था। मैं नई लड़की प्रिया के साथ स्टॉक रूम में काम कर रही थी और हम शिपमेंट प्रोसेस कर रहे थे। हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक रूम था जिसमें मेटल शेल्विंग्स यूनिट्स थी जो करीब 20 फीट ऊंची थी। दिन में तो सब ठीक था, लेकिन रात में ये थोड़ा डरावना हो जाता था। हमें कभी कभी दीवारों में खरोचने की आवाज़ें सुनाई देती। पुरानी बिल्डिंग्स में ये आम बात थी। शायद माइस या कभी कभी रैट्स ये आवाज़ें बनाते थे, लेकिन उस खास रात को आवाज़ बहुत तेज थी। मैंने फैसला किया कि देखूं कि क्या हो रहा है। मैंने उस आवाज़ का पीछा किया और वो एक कोने से आ रही थी जहां हम डैमेज्ड मर्चेंडाइज रखते थे जो वापस भेजा जाना था। खरोचने की आवाज़ रिटर्न किए गए कंफर्टर्स के एक बॉक्स से आ रही थी। वो बॉक्स हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे सांसें ले रहा हो। प्रिया ने मुझे उसे छोड़ देने को कहा, लेकिन मैं क्यूरियस टाइप की हूँ। मैंने बॉक्स कटर लिया और सोचा कि शायद कोई एनिमल उसमें फंस गया हो। जब मैंने वो बॉक्स खोला, ओह माय गॉड, करीब 30 रैट्स बाहर निकल आए। लेकिन वो बिखरे नहीं जैसे कि रैट्स करते हैं। इसके बजाय वो बाहर रेंग कर आए और एक अजीब सा सेमी सर्कल बनाकर मुझे देखने लगे। वो करीब 30 सेकंड तक बिल्कुल स्टिल रहे अपनी उस छोटी सी फॉर्मेशन में, और जैसे ही प्रिया चीखी वो भाग गए। ये एक तेज और बहुत अजीब डरावना एक्सपीरियंस था। अब मैं आपको एक्टिव शूटर इंसिडेंट के बारे में बताती हूँ। एक खूबसूरत दिन मॉल में भीड़ थी। मैं ज्वेलरी काउंटर पर थी जो मॉल की एंट्रेंस के ठीक पास था, और एक बुजुर्ग महिला को उसकी पोती के जन्मदिन के लिए एक नेकलेस चुनने में मदद कर रही थी। दोपहर 2 बजे के आसपास लोग हमारी दुकान के आसपास भागने लगे। मुझे लगा शायद फूड कोर्ट में कोई फाइट हो रही हो। कभी कभी ऐसा होता था, लेकिन तभी मुझे गनशॉट की आवाज़ सुनाई दी। ये पहली बार था कि गनशॉट्स वाकई में मूवीज से बिल्कुल अलग होते हैं। ये जोरदार होते हैं, बिल्डिंग में गूंजते हैं, और उसकी तेज तीखी आवाज़ से आपका सीना जैसे धंस जाता है, जैसे आपका दिल बाहर निकल गया हो। वो बुजुर्ग महिला डर गई और मुझे उसे शारीरिक रूप से एंट्रेंस से दूर ले जाना पड़ा। तुरंत ग्लेन, हमारे मैनेजर, ने लॉकडाउन प्रोटोकॉल्स शुरू किए। हमने सभी कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को बैक स्टोरेज एरिया में ले जाया गया, लाइट्स बंद की और इन्वेंट्रीज के बॉक्सेस के पीछे छिप गए। कुल मिलाकर वहाँ करीब 15 लोग थे, जिनमें से एक माँ अपने छोटे 2 बच्चों के साथ थी। वो बच्चे रोना बंद नहीं कर रहे थे। हमारा एक पार्ट टाइमर, मुझे लगता है जिसका नाम जेम्स था, उसे पैनिक अटैक हो रहा था। बाब उसके हाथ पकड़कर उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी। हमें जल्द ही सायरन और हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। दूर से लोगों के चीखने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ दीवारें पतली थी, हमें भागने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन हमें नहीं पता था ये भागने वाले लोग थे, ये शूटर। हमें तो ये भी नहीं पता था कि कितने शूटर थे। किसी के फ़ोन पर न्यूज़ अलर्ट आए कि हमारी शॉपिंग सेंटर में एक्टिव शूटर सिचुएशन थी। ग्लेन अपने रेडियो पर मॉल सिक्योरिटी से जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पूरा कियोस था। अलग अलग आवाज़ें आ रही थी, कोड्स बोले जा रहे थे जो हमें समझ नहीं आ रहे थे। हम 3 घंटे तक उसी लॉकडाउन में रहे, बिना ये जाने कि कोई दरवाज़ा तोड़कर गोली चलाने वाला है या नहीं। इसके बाद पुलिस ने हमें ढूंढ लिया और हमें बिल्डिंग से बाहर निकाला। हमें पता चला कि कोई घायल नहीं हुआ सिवाय शूटर के। उन्होंने उसे मेसी के पास रोक लिया जो बिल्डिंग के दूसरी तरफ था। वो हमारी साइड के पास कभी आया ही नहीं। भगवान का शुक्र है मॉल को 1 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा। मुझे लगता है कि मॉल के ओनर्स और कई दुकानदार नाराज थे, और मैं सोचती हूँ कि शायद कुछ लॉ सूट्स की बात भी हुई होगी। जब हम वापस आए तो चीज़ें जल्दी ही नॉर्मल हो गईं। मैं वहाँ इसके बाद शायद 1 या 2 साल तक काम किया। फिर मुझे बेहतर जॉब मिल गई। कुछ लोग अपनी पुरानी जॉब्स के लिए नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, मैं भी हूँ, लेकिन मैं उस जॉब के लिए नहीं, शायद वहाँ के फ्रेंड्स के लिए, लेकिन जॉब के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।